नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। यहाँ हमने आपकी बुक चालू की है, आपकी जियोलॉजी की बुक। कार्बोहाइड्रेट्स आपको केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, तो आप अभी ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बारे में। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड होंगे, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की यौगिक हैं। इन्हें कार्बन हाइड्रेट्स भी कहते हैं। इसमें जो होता है, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन, कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन उसी अनुपात में होते हैं जिसमें H2O में होते हैं। जो हमारा जल होता है, जल में जो अनुपात होता है H2O का, उसी अनुपात में 2:1 में इसी में भी पाए जाते हैं। 2:1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट्स में भी पाए जाते हैं H और O ग्रुप। H और O जो यौगिक हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में H2O के अनुपात में पाए जाते हैं, जो अनुपात होता है 2:1। इनको शर्करा की यौगिक या सैकराइड भी कहते हैं। ये जो है मीठे होते हैं ज़्यादातर, तो इन्हें इसलिए हम शर्करा या शुगर कहते हैं, या सैकराइड्स, क्योंकि या तो शर्करा होते हैं अथवा एकांक में बहुलक होते। ये जो है पॉलीमर्स होते हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर मिलके पॉलीमर का निर्माण करते हैं, उसी को हम पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर क्या मतलब, ऐसी छोटी छोटी जो यूनिट होती हैं वो मिलकर एक बड़ी यूनिट का निर्माण करती हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स सभी जीवों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। यह जो एक कार्बनिक यौगिक है जो सभी जीवों में पाया जाता है। यह भोजन के मौलिक घटक है। जो हम खाते हैं, कुछ भी चीज़ हम खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो हमें ऊर्जा मिलती है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स से ही मिलती है। ये जीवों की संरचना में भाग लेते हैं। जो हमारी सेल होती है, सेल के बनाने में भी ये भाग लेते हैं, तथा न्यूक्लिक अम्ल का भी भाग बनाते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है हमारा DNA, उसका भी ये कुछ भाग बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का रासायनिक संगठन। कार्बोहाइड्रेट्स का रासायनिक संगठन। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाई जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें जो ये हमारा अनुपात है, इसमें लास्ट का जो अनुपात है वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, जो कि हमारे जल में भी पाया जाता है। रासायनिक रूप से हाइड्रोकार्बन, पॉली हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड व कीटोन्स होती हैं। इसमें ये वाला ग्रुप उपस्थित होता है वो कीटोन होता है, जिसमें ये होता है वो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं अथवा उनके बहुलक होते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन का कार्बन ऑक्सीजन समूह के अतिरिक्त उनके हाइड्रोजन या एल्कोहलिक समूह भी होते हैं। कार्बन श्रृंखला के सिरे पर उपस्थित कार्बोनिल समूह के होने पर इसे एल्डिहाइड समूह कहते हैं। यानी कि अगर ये वाला समूह होगा कार्बोनिल समूह, तो हम उसे एल्डिहाइड कहेंगे, और अगर ये वाला समूह होगा तो उसे हम कीटोनिक समूह कहेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो इसको पहले हम मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में बांटते हैं। मोनोसेक्राइड क्या होगा, जिसमें एक यूनिट पाई जाएगी, यानी एक मोनोमर होगा, उसे पॉलीसेक्राइड कहेंगे, यानी शुगर का एक मॉलिक्यूल। डाइसेक्राइड में 2 मॉलिक्यूल्स होंगे शुगर के, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और ओलिगोसेक्राइड में 2 से 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। और पॉलीसेक्राइड में आपका होगा 10 से, मतलब 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स। ये आपका लिख रहा है कि 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ओलिगोसेक्राइड होगा, पॉलीसेक्राइड होगा, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और
सेलुलोज। तो हम थ्योरी में बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। दो प्रकार के वर्गीकरण किया जाता है, दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। कैसे कैसे? एक तो होगा प्रथम प्रणाली के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, एक शर्करा और एक अशर्करा, यानी शुगर और नॉन शुगर। ये मीठे होते हैं तथा क्रिस्टलीय यौगिक हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। नॉन शर्करा ये स्वादहीन होते हैं, जल में अविलय होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। उदाहरण के लिए सेलुलोज, ग्लाइकोजन और इंसुलिन। अब दूसरी टाइप के वर्गीकरण की बात करेंगे हम। दूसरे टाइप के वर्गीकरण में देखते हैं हम वर्गीकरण प्रणाली कार्बोहाइड्रेट्स की अणु संरचना पर, मतलब जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होती है उस पर आधारित है। यानी एक मॉलिक्यूल होगा तो मोनोसैकेराइड, दो होंगे तो 2 से 10 तक होंगे तो ऑलीसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड के अंदर ही डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड ऐसे करके आएंगे। तो देखते हैं हम थ्योरी में। मोनोसैकेराइड वे हाइड्रोकार्बन जिनका अपघटन नहीं होता एवं मीठे होते हैं, जल में विलय तथा क्रिस्टलीय होते हैं, इस वर्ग में रखे गए हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यानी ये हमारे शर्करा के जैसा, जो शुगर था उसके जैसा। ओलिगोसैकेराइड में इसमें अपघटन में 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, 2 से 10 तक होते हैं मोनोसैकेराइड की जो चेन होती है वो प्राप्त होती है। इसी के अंदर हमारे ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड आते हैं। अगर 2 भागों में टूट जाएगा तो डाइसैकेराइड, जैसे कि हमारा ये है। अगर इसे हम तोड़ना चाहेंगे तो C6H12O6 में ये टूट जाएगा, जल में विलय हो जाएगा। तो अपघटन होने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। अगर इसको हम तोड़ेंगे वो C12H22O11 को, तो ये 2 टूट जाएगा। शर्करा, माल्टोज, लैक्टोज जो होते हैं ये मीठे, जल में क्रिस्टलीय, यानी ये भी शर्करा में ही आएंगे और शर्करा में ही आते हैं डाइसैकेराइड भी। बात करें ट्राइसैकेराइड, मैंने आपको बताया कि जो 3 ग्लूकोज में 3 यूनिट में टूट जाएंगे, 3 सब यूनिट में, उन्हें हम ट्राइसैकेराइड कहेंगे। रेफिनाज जो इसका एग्जाम्पल याद करना है, जिसका जो जल अपघटन से डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज एवं डी फ्रक्टोज देता है। और टेट्रा भी इसमें, ओलिगोसैकेराइड में टेट्रा, पेंटा ये सब आते हैं। जो 4 भागों में टूट जाता है उसे हम टेट्रा कहते हैं। इसके बाद आएगा लास्ट हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में यानी 10 से जो अधिक टूटते हैं उनको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसमें एकदम चेन बन जाती है और ये स्वादहीन होते हैं, जल में अविलय होते हैं तथा अक्रिस्टलीय होते हैं, जैसे स्टार्च और सेलुलोज। तो आपका ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं आगे के नए टॉपिक्स के साथ। आगे हम आपको लिपिड्स कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।